सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जो। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2023 के पेपर 5 का एमसीक्यू देखेंगे और उससे एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये मेंस के एमसीक्यू हैं। अभी इससे पहले पॉलिटी, पबेट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के एमसीक्यू हो चुके हैं। तो पेपर 5 का देखते हैं। सबसे पहले है आपका कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या डिप्रेशन, अविस्फीति, अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन या मंदी। तो इन सब का अर्थ समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे डिसइन्फ्लेशन या अविस्फीति, तो ये बताता है कि इन्फ्लेशन रेट में डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन घटा नहीं है, इन्फ्लेशन जो है वो आपका कम नहीं हुआ है, बल्कि हाँ उस इन्फ्लेशन रेट में डाउन। मान लीजिए अभी आपका इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो वो घटकर 4%, 5% हो गया है। अब ऐसा नहीं कि वो 0% से नीचे आ गया है। तो ये जो इन्फ्लेशन रेट में एक लगातार कमी होता है और जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर या इन्फ्लेशन की रेट धीमी गति से आगे बढ़ती है, उसको ही डिसइन्फ्लेशन या अविस्फीति कहते हैं। अब आता है आपका अपस्फीति या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में होता है कि वस्तु या सेवा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट आता है। मान लीजिए अभी कोई वस्तु 4 रुपये का है, तो अगले दिन वो आपका 3.5 रुपीज़ का हो गया। तो ये लगातार जो उसमें गिरावट आता है उसके सामान्य मूल्य स्तर से, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब कहा जाए तो ये जस्ट इन्फ्लेशन का उल्टा है और इस हालत में ये आर्थिक मंदी का कारण भी बनता है। अब आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता है कि आर्थिक विकास में एकदम ठहराव हो जाता है, मुद्रास्फीति बहुत हाई रहता है और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हाई रहने के कारण वस्तुओं का दाम चूँकि बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए डिमांड घट जाता है और डिमांड घटने के कारण आपका प्रोडक्शन घट जाएगा और प्रोडक्शन घटने के कारण एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाता है। यही आपका स्टैगफ्लेशन होता है। डिप्रेशन, मंदी। मंदी एक और आपका इकोनॉमिक टर्म है ऐसा ही। तो मंदी में क्या होता है कि आपका जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो लंबे समय तक, जिसमें बेरोजगारी, उत्पादन में गिरावट और जिसमें डिफ्लेशन भी शामिल होता है, ये सब हो जाता है। मतलब कहा जाए तो स्टैगफ्लेशन जब लॉन्ग टर्म में रहता है तब आपको उसको मंदी कहने लगते हैं हम लोग। तो ये 4 टर्म है। तो इसमें अगर देखा जाए वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट, तो इसका राइट आंसर आपका डिफ्लेशन होगा, क्योंकि सामान्य मूल्य स्तर से वो डाउन हो चुका है। इन्फ्लेशन में धीरे धीरे कमी नहीं आ रहा है, बल्कि सामान्य मूल्य स्तर से ही नीचे चला गया है। तो ये आपका डिफ्लेशन होगा, अपस्फीति। दूसरा सवाल है कि द बुक प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाई। तो ये जो प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है, ये एक तरह से पहला प्रयास था भारत के विकास का, एक योजनाबद्ध प्लान को लेकर, और ये बुक उसी में लिखा गया था। ये 10 साल के प्लान को दिखाता था और इसको लिखा था एम विश्वेश्वरैया ने। तो ये 1934 में छपी थी, प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा। इंजीनियर थे और ये 10 ईयर का जो है प्लान उन्होंने प्रपोज किया था। इसके अलावा बाद में जैसे आपको बाद में कांग्रेस द्वारा 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। बॉम्बे प्लान भी आए थे उसके बाद में। तो कई प्रयास जो है 1947 के पहले भी भारत के योजनागत विकास का हो चुका है। अब आता है आपका फॉर ए रूरल पर्सन द मिनिमम कैलोरीज नीडेड टू रीच अबव पॉवर्टी लाइन। एक ग्रामीण व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी क्या है? तो आवश्यक न्यूनतम कैलोरी का जो मापन है वो आपका रूरल के लिए
2400 है। तो इसके लिए राइट आंसर ए होगा। लेकिन अगर हम लोग वही अर्बन के लिए देखेंगे तो वो 2100 कैलोरी है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रूरल पूछा है तो राइट आंसर आपका 3 होगा। चलिए आगे आते हैं। Which of the following best describe the labor force participation rate? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये हमको जानना है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आपको क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को जोड़ा जाता है। तो लेबर फोर्स में इसमें देखना होगा कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड ये दोनों किस में हैं। देखिए, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयबल, तो एम्प्लॉयबल नहीं अनएम्प्लॉयबल भी होंगे इसमें। द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला जाता है वो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बाई टोटल आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100 के हिसाब से निकाला जाता है। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आपको देखा जाता है इसमें जो एम्प्लॉयड पर्सन है बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100, तो ये एम्प्लॉयड पर्सन के हिसाब से निकाला जाता है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों मिलाकर। अब आते हैं एफआरबीएम। एफआरबीएम के तहत जो है सेंटर का डेप्ट जीडीपी रेशियो कितना रखा गया है। तो जैसे कि एफआरबीएम एक्ट जो आपका आया है और अभी हाल में उसमें रिव्यू कमेटी भी बैठी थी एन.के. सिंह के में अध्यक्षता में, तो उसके बाद जो है आपको रिकमेंडेड सेंटर डेप्ट जीडीपी रेशियो जो है वो सेंटर के लिए 40% है और स्टेट के लिए 20% है। मतलब सब स्टेट 20% अपने जीडीपी से ज़्यादा का ऋण नहीं ले सकते हैं और सेंटर जो है अपने जीडीपी का 40% से ज़्यादा ऋण नहीं ले सकता है। और ये टोटल आपको देश के लिए पूरा 60% हो गया। तो देश के लिए अगर बात करें डेप्ट टू जीडीपी रेशियो तो वो 60% है। यहाँ पर राइट आंसर आपका, चूंकि सेंटर डेप्ट जीडीपी रेशियो पूछा है तो 40% होगा। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया? निम्नलिखित में किसने भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया है? तो हरित क्रांति जैसा कि हम लोग जानते हैं ये आपको 1970s के 60s के दशक में शुरुआत हुआ था। और हरित क्रांति के जो जनक हैं जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, तो ये भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने किया है। और अगर बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड का तो उसको दिया है विलियम एस गॉड ने। विलियम एस गॉड ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द दिया है। और यहाँ अगर हरित क्रांति शब्द को लेकर देखें भारत के संदर्भ में तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। आगे है द फंडामेंटल काउज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के गिरने का क्या कारण था? तो इसमें तरलता का समस्या भी था, समायोजन का समस्या था, आत्मविश्वास की समस्या थी, मतलब ये सभी आ जाएगा इसके तहत। तो ये आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है 1944 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी लिए इसको जो है ब्रेटन वुड्स आपका सिस्टम कहा जाता है। और इसके तहत दो जुड़वां संस्थाएं डेवलप की गई, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को ही ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आयात प्रतिस्थापन और निर्यात औद्योगिकरण, ये दोनों होगा ए और बी। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं।
टेनेंसी या काश्तकारी सुधार का रिलेटेड किससे है? तो जैसे आप CNT या SPT देखिएगा, टेनेंसी एक्ट है, तो उसमें लगान के बारे में भी है, उसमें आपको काश्तकारी सुरक्षा भी दिया गया है, उसमें स्वामित्व अधिकार की भी पुष्टि होती है। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स सभी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स? निम्नलिखित में कौन सा कर विशेष रूप से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो राज्य द्वारा जो है कर जो लगाया जाता है इसमें वो आपका भू राजस्व है। बाकी आयकर, निगम कर, GST ये केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। तो केंद्र के पास वैसे सोर्स ऑफ टैक्सेस हैं जिनमें इनकम ज़्यादा होता है, और राज्य के पास में जो है आपके वैसे टैक्सेस हैं जिनसे आय कम होता है। तो जैसे सेंटर के पास में कॉरपोरेट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी है, या फिर आपको GST है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है इसके तहत में। राज्य के पास ये सभी जो टैक्स हैं ये काफ़ी जो है अच्छा खासा आय देते हैं सरकार को। लेकिन वहीं स्टेट को लेकर देखेंगे तो जैसे लैंड रेवेन्यू वाला है जो भू राजस्व है यहाँ पर, या स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जो मिलता है, स्टेट GST से जो आय हिस्सा मिलता है सरकार को, वेट अगर कुछ सरकारों पर जो है अभी भी जैसे शराब और पेट्रोलियम पे वहाँ पर वेट लागू है तो वो है। तो इस तरह की चीज़ें जो है सरकार, इलेक्ट्रिक ड्यूटी ये सब जो है लेती है, तो इनमें इनकम कम है। मिड डे मील सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत बाल विकास योजनाएं कैसी हैं? तो ये आपको न्यूनतम बेसिक नीड जो है पूरी करती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता का दृष्टिकोण, ये उससे रिलेटेड है। अब जैसे आपका मनरेगा, तो मनरेगा तो गरीबी उन्मूलन में आ जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन में है। तो किस तरह के स्कीम्स हैं उसके हिसाब से वो तय होता है। राज्य में सतत विकास और नई संपत्ति बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए झारखंड सरकार ने 3 रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका 1, 2, 3 होगा। बिरसा हरित ग्राम योजना, और वीर शहीद पोटो होल खेल विकास योजना, और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ये आपका जो है 3 योजनाएं झारखंड सरकार ने शुरू की थी मनरेगा के तहत में, और इन्हीं के द्वारा जो है आपका सतत विकास और नई संपत्ति बनाने की चल रही है। अगला आपका सवाल है कि रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स बेनिफिट टू। तो ये आपका पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये किसको लाभ प्रदान करती है? तो ये सुदूर और पिछड़े इलाकों को प्रोवाइड किया जाता है, जो वहाँ पर बसते हैं वैसे लोगों को दिया जाता है अनाज की सुविधा। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, उसको लेकर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सरकार जो है 6,000 न्यूनतम राशि वो किसानों को देती है हर साल, और ये आपको 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो 3000 में ये दिए जाने के कारण जो है ये आपका जो प्रोग्राम है ये किसानों के न्यूनतम आय से रिलेटेड है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय। इसके अलावा भी कृषक योजनाओं को जरूर ध्यान रखिए, जैसे आपका PM फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, या PM कृषि सिंचाई योजना, या फिर आपको सॉयल हेल्थ कार्ड हो गए, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, E-नाम हो गए, अभी धन धान्य कृषि योजना लेकर आया गया है, नमो ड्रोन दीदी योजना है। तो ऐसे कई योजना हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे। अरेंज करना है कि आखिर जो है कैनाल और ये सब चीज़ें जो है आपको किस तरह से अरेंज होती हैं। कैनाल, वेल, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, ये हमें देखना है कि आखिर भारत में जो है इरिगेशन में इनको लेकर किस तरह का, मतलब किस में ज़्यादा एरिया इरिगेटेड होता है, किस में कम है, यही चीज़ें इसमें देखनी है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको होते हैं वो आपका वेल और ट्यूबवेल से है सबसे ज़्यादा एरिया। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपको कैनाल, और थर्ड नंबर पे आते हैं टैंक्स। तो 2, 1, 3 आपका बी राइट आंसर होगा।
सिंचाई के निम्नलिखित तो हो गया आपका। अगला, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड द GSTP एट कांस्टेंट प्राइस वाज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ % इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25। तो ये हम लोग को देखना है कि आपका 2023-24 में कांस्टेंट प्राइस में और आपका रेट ऑफ एट द रेट ऑफ प्रजेंट में जो है नेक्स्ट ईयर 2024-25 का GSTP का रेट क्या है। तो ये आपका 7.1 और 7.7 है। वहीं अगर हम लोग इस साल देखेंगे 2026-27 के लिए इसको अगर देखते हैं तो 26-27 के लिए फिर आपका इसमें चेंजेज आ जाते हैं। 26-27 के लिए कांस्टेंट प्राइस में GSTP ग्रोथ रेट आपका ये 10.03% है। और सॉरी, ये आपका करंट प्राइस में GSTP ग्रोथ रेट आपका 10.03% है। और वहीं आपका कांस्टेंट प्राइस में ये आपका 2026-27 के लिए ये आपका 6.90% है। तो इसको याद रखिएगा। अब आता है कि खरीफ फसल आपका कौन नहीं है, ये हमें देखना है। तो खरीफ फसल गेहूं नहीं है, ये रबी है, साफ है। 5 ईयर प्लान में किसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित था। तो अलग अलग 5 ईयर प्लान जो है आपको अलग अलग टारगेट के साथ शुरू किए गए थे। जैसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो आपको फोकस था एग्रीकल्चर पे। तो उसी तरह से जो है आपका, तो ये जो आंसर होगा इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो ग्रोथ एंड विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी के साथ में फोकस किया गया था। जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको रहे हैं। जैसे पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस था उसका, और वो आपको हैरट डॉमर मॉडल में था। सेकेंड 5 ईयर प्लान PC महालबोनिश मॉडल पर आधारित रहा है और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को मेन फोकस दिया गया है। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो सेल्फ रिलायंट था और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी पर फोकस था उसका। फोर्थ 5 ईयर प्लान गाडगिल फार्मूला पे रहा है और ये स्टेबिलिटी को स्थायी करने में और उसके बाद सेल्फ रिलायंस अचीव करने में रहा है फोर्थ का। 5 ईयर प्लान जो है आपको इसको DP धार ने बनाया था और इसका मेन फोकस पॉवर्टी रिडक्शन रहा है, मतलब गरीबी हटाओ और रोजगार, ये 2 चीज़ें रही हैं इसको लेकर। 5 ईयर प्लान जो है आपके छठी योजना है और छठी 5 ईयर प्लान, इसमें डायरेक्ट पॉवर्टी पर अटैक किया गया है और इसी में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। 7वीं 5 ईयर प्लान भी कुछ उसी तरह से रहा है। उसके बाद आपका 8वीं 5 ईयर प्लान जो है आपको इसको जॉन W मिलर LPG इरा के शुरुआत का रहा है और इसमें मेन फोकस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे रहा है। 9 5 ईयर प्लान जो है ये ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी रहा है इसका। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान जो है ये आपको मेन इसका फोकस रहा है कि अगले 10 साल में डबल कर देना है पर कैपिटा इनकम को और पॉवर्टी को नीचे करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा है टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर। 12वीं है आपको फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये आपके 12 पंचवर्षीय योजनाओं के फोकस एरियाज हैं। अब आते हैं किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है, किस आधार पर। तो किसी देश में जीवन स्तर का मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ झारखंड फॉर 2024-25 इज टारगेटेड। तो 2024-25 में जो टारगेट किया गया है फिजिकल डेफिसिट वो करीब आपका 2% है। और बाद के समय में अभी हम लोग देखेंगे जैसे FRBM का तो जो बेस लाइन है वो 3% है और 2026-27 में ये आपका फिजिकल जो आपका डेफिसिट टारगेट है वो आपका 2.18% है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए और इसी के आधार पर जो है अपना MCQ जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। युवा धूम कुड़िया कहा।